जादुई सोने का करेला। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम रीता था। रामलाल करेले की फसल उगाया करता था और उसे बाजार में मुनासिब दाम पर बेचा करता था। ए जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या बात? ये बात कि गांव के बाकी किसान भी तो अच्छी कमाई कर लेते हैं, उनके घर भी अच्छे हैं और रहन सहन भी। तो फिर हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? हम लोग झोपड़ी में क्यों रहते हैं? बल्कि फसल तो आपकी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग बेईमानी करते हैं। वो सब के सब सेठ रमाकांत के हाथ की कठपुतली हैं। सेठ रमाकांत क्या करता है? वो ही तो उन लोगों की सारी सब्जियां बिकवाता है। पर मैं अपनी सब्जी खुद बेचता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेठ कितना बड़ा बेईमान आदमी है। पर इस ईमानदारी से हमें गरीबी के अलावा क्या मिल रहा है? मुझे माफ कर दो रीता, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध हो। ये कहकर रामलाल अपने खेत में चला जाता है। जब वो अपने खेत में काम कर रहा होता है तो वहां सेठ रमाकांत आता है और कहता है, रामलाल, तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सब्जियां इतनी सस्ती बेचता है, इसलिए बाकी ग्राहक भी लोगों पर आवाज उठा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तू ये कर कि गांव के बाकी किसानों की तरह तू भी मेरे साथ हाथ मिला ले। तुझे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और मेरी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आप तो बेईमानी करते हैं, इसलिए ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ से आप चले जाइए। तू पछताएगा रामलाल। सेठ ये बोलकर उस समय तो चला जाता है, पर रात में अपने आदमियों को भेजकर उसके खेत में आग लगवा देता है। रामलाल को जब ये खबर मिलती है तो वो भागता हुआ अपने खेतों पर पहुंचता है और अपनी फसल जलती देखकर बहुत रोता है। उस समय भी सेठ उसके पास आता है और कहता है, अब भी समय है, मुझसे हाथ मिला ले, मैं तेरा खेत सही करवा दूंगा। नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब तूने ठान लिया है कि तुझे बर्बाद होना है। बर्बाद तो बर्बाद ही सही, पर मैं शिवजी का भक्त हूँ और उनकी भक्ति के बाद भी मैं लोगों को धोखा दूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर अपनी बर्बादी की तैयारी कर ले। ये बोलकर सेठ वहां से हंसता हुआ चला जाता है। वहीं एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो रामलाल से कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, पर फिर भी तुमने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। पर मैं अब क्या करूंगा? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान अच्छे लोगों का साथ देता है। तुम आराम से जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें सब कुछ ठीक मिलेगा। रामलाल रोता हुआ अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी उसको सांत्वना देती है। फिर अगली सुबह जब वो खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पूरा खेत एकदम सही है और चारों तरफ करेले लगे हुए हैं और उन्हीं में एक सोने का भी करेला लगा हुआ है। अरे, ये कैसे हो गया? पूरा खेत वापस से सही हो गया और इसमें तो सोने का करेला भी लगा हुआ है। वो उस सोने के करेले को लेकर भागता हुआ वापस अपने घर जाता है और रीता को पूरी बात बताता है। आप सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, और क्या? ये आपकी ईमानदारी का ही असर है जी। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा खेत सही हो गया। काश इस खुशी को मनाने के लिए हमारे पास कुछ मिठाई होती। रीता के ये कहते ही उस सोने के करेले में से मिठाई निकल पड़ती है। वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये सोने का करेला तो जादुई मालूम पड़ता है।
हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जादुई सोने का करेला है। इसका मतलब हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। पर हमें इससे कुछ भी गलत नहीं मांगना चाहिए। लालच बुरी बला है। अरे भाग्यवान, मैं लालची नहीं हो रही हूँ। मैं तो बस आपको ये कह रही हूँ कि हम इससे अपनी झोपड़ी को अच्छे घर में बदल सकते हैं। रीता के ये कहने भर की देर थी कि उनकी झोपड़ी अचानक से एक आलीशान घर बन जाती है। रामलाल और रीता ये देखकर नतमस्तक हो जाते हैं और जादुई सोने के करेले का धन्यवाद करते हैं। अब मैं जाता हूँ और करेले की फसल बेचकर आता हूँ, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और फिर हम इस जादुई सोने के करेले का प्रयोग लोगों की मदद करने के लिए करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रामलाल अपनी फसल की कटाई करता है तो वहां दूसरी फसल फौरन उग जाती है। रामलाल हैरान था, पर फिर वो अपनी पहली फसल बेचने के लिए शहर चला जाता है। इधर सेठ रमाकांत को उसके खेत के बारे में पता चल जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है सरकार। अगर ये सच है तो जाओ, फिर से जाकर उसमें आग लगा दो। सेठ के आदमी जाते हैं और रामलाल के खेत में फिर से आग लगाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनका कोई भी पैंतरा काम नहीं आता। बहुत कोशिशों के बाद भी खेत में आग नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो सेठ को बताते हैं। वो लोग ये बात जाकर सेठ को बताते हैं तो सेठ बहुत गुस्सा होता है और उनके साथ खेत तक आता है। पर तब तक वहां रामलाल भी आ चुका था। पकड़ लो इस रामलाल को और इसके खेत में आग लगा दो। रुक जाओ सेठ, और कितना गिरोगे तुम? आज तू देख लेगा कि मैं कितना गिर सकता हूँ। सेठ के आदमी जैसे ही रामलाल को मारना शुरू करते हैं, तभी रामलाल के हाथ से जादुई सोने का करेला छूटता है और वो अनगिनत करेलों में बदलकर सबको मारने लगता है। वो लोग चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं। अरे अरे, ये तो सच में जादुई करेले हैं। ये हमें मार डालेंगे, भागो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे लेकर तो जाओ। सेठ के सारे आदमी तो भाग जाते हैं, पर सेठ नहीं भाग पाता। जादुई सोने के करेले उसको पकड़ लेते हैं। वो करेले उसको हवा में ले जाते हैं और घुमाने लगते हैं। अरे अरे, मुझे बचा लो रामलाल। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा वादा है तुमसे, मुझे बचा लो। जादुई सोने के करेले सेठ को माफ कर दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामलाल के ये कहते ही जादुई सोने का करेला वापस एक बन जाता है और सेठ रमाकांत को जमीन में पटक देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल। अब आज के बाद फिर से तो ये काम नहीं करोगे ना? अरे मैं भला फिर से ये काम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पास तो ये जादुई सोने का करेला है। अगर मैं फिर से कोई गलत काम करूंगा तो तुम मेरा यही हाल करोगे, या शायद इससे भी बुरा। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है सेठ रमाकांत। मैं तुम्हारे साथ काम भी कर सकता हूँ। बस शर्त ये है कि ईमानदारी से काम करना होगा। मैं ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन के बाद से रामलाल सेठ के साथ ही काम करता है और सेठ अब कभी भी महंगी सब्जी नहीं बेचता है। रामलाल और उसकी पत्नी रीता का जीवन अब सुधर चुका था। वो लोग जादुई सोने के करेले से गांव के सभी लोगों की मदद करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। एक गांव में राजू अपनी पत्नी रीमा और बेटे बबलू के साथ रहता था। वो एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी मुरली के खेत में काम किया करता था। मुरली एक अमीर और घमंडी इंसान था। रीमा, नाश्ता लगा दो, फिर मैं खेत पर जाऊंगा। नाश्ते के नाम पर सिर्फ एक रोटी बची है। प्याज भी तो होगी ना, वो भी दे दो। सुबह दोपहर शाम हर समय बस प्याज और रोटी, तीसरी कोई चीज ही नहीं है।
मुरली हमारा पड़ोसी है, पर उसके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि थोड़े सही पैसे तो दे दे। जो पैसा वो देता है उससे तो हमारा घर का खर्चा भी सही से नहीं चल पा रहा है। अब क्या करूं? वो हमारे गांव का सबसे अमीर किसान है। अगर मैं उसके पास काम नहीं करूंगा और उसका काम छोड़ दूंगा तो उसे बुरा लग जाएगा और फिर मुझे कहीं काम भी नहीं मिलेगा। राम जाने ये सब ऐसा कब तक चलेगा। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे रुक, ये ले, टिफिन में रोटी और प्याज है, खा लेना। नहीं, रहने दो। अरे क्यों रहने दो? कुछ खाएगा नहीं तो क्या भूखा रहेगा दिन भर? चुपचाप लेके जा। बबलू रोटी और प्याज नहीं ले जाना चाहता था, पर मजबूरी में वो ले जाता है। उसे पता था कि अगर वो रोज रोज रोटी और प्याज ले जाएगा तो वहाँ के बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। और सबसे अहम बात कि उसके पिता के मालिक का बेटा शांतनु भी वहीं पढ़ता था, जो कि अपनी बात की तरह बहुत ही घमंडी था। अरे लो भाई, बबलू साहब आ गए। अरे आज खाने में क्या लाए हो? मुझे नहीं पता, माँ ने रख दिया, मैं लेकर आया हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ मैं खुद देख लेता हूँ। शांतनु बबलू से उसका बैग छीन लेता है और फिर उसमें से टिफिन निकालता है और खोलकर सबको दिखाता है। अरे ये देखो भाइयों, रोटी और मुक्का प्याज। इसका बाप इसको रोटी के साथ सब्जी भी नहीं खिला पा रहा, हद हो गई। चुप कर जाओ शांतनु। अच्छा जरा बता, कल क्या लाया था? मैं बताऊं? प्याज। परसों क्या लाया था? प्याज। और उससे पहले क्या लाया था? प्याज। प्याज प्याज प्याज। तू प्याज वाला है क्या? प्याज वाला, प्याज वाला। हाँ, आज से ये है प्याज वाला। वो लोग सब बबलू पर बहुत हंसते हैं। बबलू अपना टिफिन और बैग लेकर साइड में जाकर बैठ जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो रो भी नहीं पाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रोएगा तो सब लोग उसका और मजाक बनाएंगे। उस दिन वो अपने घर पहुंचता है और राजू को सारी बात बताता है। राजू उसे समझाने की कोशिश करता है और तभी एक आवाज आती है। अरे प्याज वाले, अरे ओ प्याज वाले। क्या हुआ मालिक, आप प्याज वाले क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि मेरे बेटे ने बताया है कि तुम लोग रोज ही प्याज खाते हो, इसलिए उसने तुम लोगों की नई चिढ़ रखी है, प्याज वाले। अरे देखो, अभी भी प्याज पकड़े हुआ है इसका बेटा। वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जो कि ये सुनकर हंसने लगती है। और ये सब देखकर राजू का दिल टूट जाता है और वो अपने घर चला जाता है। बबलू को अपने पिता का ये हाल देखकर बहुत बुरा लगता है और वो घर में जाने की बजाय टहलने के लिए बाहर निकल जाता है। वो रोता हुआ जा रहा था और तभी उसके पास एक परी आती है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बबलू परी को पूरी बात बताता है तो परी अपनी छड़ी घुमाती है, जिससे बबलू के हाथ में थमी प्याज सोने की बन जाती है। ये जादुई सोने की प्याज है, आज से तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। तुम इससे कोई भी काम में ले सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथ से सोने की बनी प्याज किसी और के हाथ ना लगे, वरना उसका दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। बबलू वो प्याज लेकर अपने घर आता है और अपने माँ बाप को पूरी कहानी बताता है। उसके माँ बाप उस प्याज से खाने के लिए सबसे पहले भोजन मांगते हैं और भोजन उनके सामने प्रकट हो जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया जी। किसी ने सही कहा है कि हर रात के बाद सवेरा आता है। आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है
तो उसकी भरपाई के लिए भगवान ने हमें जादुई सोने की प्यास दी है। अब मैं हर रोज प्याज को सोने की बना सकता हूँ और इससे जो चाहे हम वो मांग सकते हैं पिताजी। अगले दिन जब बबलू अच्छे अच्छे पकवान लेकर स्कूल पहुंचता है तो शांतनु हैरान रह जाता है। वो घर जाकर अपने पिता मुरली को ये बात बताता है। ओहो, ऐसा है क्या? तो चल चल के देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ चलो पिताजी। वो लोग राजू के घर में झांकते हैं तो देखते हैं कि उन लोगों ने नए कपड़े पहने हैं और उनके पास बहुत सारा नया सामान भी है। तभी बबलू जादुई सोने की प्यास से अपने लिए एक खिलौना मांगता है और वो खिलौना तभी आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इन लोगों के पास सोने की जादुई प्याज आ गई है। जा बेटा शांतनु, इनके घर में जाकर वो प्याज चुरा कर ले आ। ठीक है पिताजी। शांतनु बहाने से राजू के घर जाता है और प्याज चुरा कर ले आता है। बबलू को जब वो प्याज नहीं मिलती तो वो दूसरी प्याज को लेकर उसको छूता है और उसे सोने की बना लेता है। पर उधर मुरली वो जादुई प्याज पाकर बहुत खुश था। अब आएगा ना मजा। हे प्याज, मुझे एक नया मोबाइल दे दे। हे प्याज, मुझे एक बाइक दे दे। वो दोनों ही चीजें प्रकट हो जाती हैं। ये देखकर वो दोनों बाप बेटे बहुत खुश होते हैं। पर तभी मुरली कहता है, ए जादुई सोने की प्याज, मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। ये कहकर वो अपने घर में रखे फलों को छूता है तो वो सोने के बन जाते हैं। मुरली बहुत खुश होता है और उत्सुकता में वो अपने बेटे को भी छू लेता है, जिससे उसका बेटा भी सोने का बन जाता है। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैं तो लालच में पागल ही हो गया हूँ। मेरा बेटा सोने का बन गया। अब मैं क्या करूँ? मुझे राजू के पास जाना चाहिए। मुरली राजू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और उसे अपने घर बुलाकर लाता है। जादुई प्याज पाकर में बहुत खुश भी आता है। अब आए। अरे बाप रे, शांतनु तो सचमुच सोने का बन गया है। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा, तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद लालच या घमंड कभी कुछ नहीं करूँगा। आप रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। बबलू पास में रखी हुई जादुई सोने की प्याज उठाता है और उस प्याज से कहता है, हे जादुई सोने की प्याज, इंसान कभी कभी गलती कर बैठता है और हमें उसे माफ कर देना चाहिए। तुम भी मुरली चाचा को माफ कर दो और उनके बेटे शांतनु को भी ठीक कर दो। हाँ, सोने की जादुई प्याज, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा और ना ही किसी की बेइज्जती करूँगा। बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। 1 मिनट तक कुछ नहीं होता तो मुरली रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। तभी अचानक शांतनु ठीक हो जाता है और बोल पड़ता है, ये क्या हो गया था पिताजी मुझे? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा था? कुछ नहीं हुआ था मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ था। बस ये समझ ले कि मेरी वजह से तेरे ऊपर एक बड़ी बुरी बला आई थी और उसे तेरे राजू चाचा और बबलू ने ठीक कर दिया। आपका धन्यवाद। मैंने भी जो तुम्हें आज तक परेशान किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना राजू और बबलू। ये सोने की जादुई प्याज तुम अपने पास रखो, तुम ही इसके असली हकदार हो बेटा। मैं इस जादुई सोने की प्याज से अपना भी जीवन सुधारूंगा और इस गांव का भी। हाँ मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से शांतनु और मुरली उन दोनों को कभी परेशान नहीं करते थे। उल्टा वो लोग हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे।